रात के 10 बज रहे थे। माघ महीने की सर्द हवाएं शहर की गलियों में सन्नाटा पसार रही थीं। ये वो सन्नाटा था जो ठंड और अकेलेपन का मिश्रण होता है। एक ऐसा ठहराव जहां हर छोटी सी आवाज भी गूंजती है। अमर, जिसका आज काम खत्म होने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया था, अपने दफ्तर से निकलकर घर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसने अपनी जैकेट की जिप को गर्दन तक खींच लिया था, लेकिन बर्फ जैसी ठंडी हवा मानो किसी अदृश्य दरार से निकलकर उसके हर जोड़ और हड्डी तक पहुंच रही थी। उसका बदन स्वेटर और जैकेट में भी कांप रहा था। ठंड अपने चरम पर थी, मानो आसमान से बर्फ नहीं बल्कि ठंडी सुइयां गिर रही हों जो चमड़ी को भेद कर अंदर तक चुभ रही थी। अमर के मन में एक ही विचार था, किसी भी तरह घर पहुंचना और एक गर्म कंबल में दुबक जाना। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से बर्फ नहीं बल्कि ठंडी सुइयां गिर रही हों जो चमड़ी को चीरकर सीधे रूह में चुभ रही हों। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह घर पहुंच जाऊं। तभी थोड़ी दूर उसे एक चाय की टपरी दिखी। पीली रोशनी, गर्माहट, अंधेरे और ठंड के समुद्र में वो रोशनी किसी छोटे से टापू जैसी लग रही थी। टीन के शेड के नीचे लकड़ी की बेंचों पर कुछ जाने पहचाने चेहरे बैठे थे। ये लोग अक्सर रात में यहीं जमा होते थे। ये टपरी सिर्फ चाय का ठिकाना नहीं थी, बल्कि ठंड से बचने की आखिरी शरण थी। लकड़ियों की धीमी आंच पर चाय का पतीला खदबदा रहा था। अदरक की खुशबू उस जानलेवा ठंड में किसी दवा जैसी लग रही थी। उसी खुशबू ने अमर के कदम रोक लिए। उसने एक गहरी सांस ली और टपरी के पास पहुंच गया। और सोम दादा, क्या हाल चाल? सोम दादा, जिनकी आंखों में जीवन का लंबा अनुभव झलकता था और जिनकी घनी मूछें उन्हें गंभीर और अनुभवी रूप देती थीं, एक गहरी चाय की चुस्की लेकर बोले। अरे बेटा अमर, इतनी रात को और इस कड़ाके की ठंड में कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है? हाँ दादा, सब ठीक है। असल में मैं ननिहाल जा रहा हूँ। मौसी ने सुबह ही फोन किया था कि घर में एक जरूरी काम आ गया है। मैंने सोचा रात को ही निकल जाऊं तो सुबह तक पहुंच जाऊंगा। बस अभी 1 घंटे में है, बस स्टैंड तक पहुंचना है। बाल दादा, जो कि थोड़े सीधे और चंचल स्वभाव के थे, आग की लपटों को निहारते हुए बीच में बोल पड़े। बेटा, ठंड में रात को ऐसे सफर पर मत निकला करो। ये वक्त ठीक नहीं होता। रास्ते सुनसान होंगे और मौसम का मिजाज देखो। ठहर जाओ, सुबह आराम से निकलना। बस स्टैंड पर रात गुजारने से तो बेहतर है कि यहीं टपरी पर आग ताप लो। सोम, तुम्हें याद है वो भयानक ठंड की रात? आज भी उस रात की याद आती है तो रूह कांप जाती है। अरे हाँ बालू, वो रात, उस रात का ख्याल आते ही लगता है कि मौत कितनी करीब थी। मैं आज भी जब उस बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सचमुच बहुत खौफनाक रात थी। उस घटना को भला कौन भूल सकता है? उस रात के बाद मैंने कभी अमावस्या की रात में घर से बाहर कदम नहीं रखा। कौन सी रात दादा? मुझे भी कुछ बताइए। आप दोनों इतने डरे क्यों हुए जा रहे हैं? क्या हुआ था? क्या किसी डाकू लुटेरे की घटना है? बात तब की है बेटा, जब मैं और बालू 25 साल के जवान थे। हमारे शरीर में पूरी ताकत थी और दुनियादारी का ज्यादा अनुभव नहीं था। हम गांव के सबसे मजबूत जवान माने जाते थे। हम शहर से अपने गांव के लिए कुछ खास व्यापारिक सामान लेकर लौट रहे थे, जिसमें मसाले और कुछ जरूरी उपकरण थे। जमाना बैलगाड़ी का था। मोटर गाड़ियां गांव देहात में दुर्लभ थीं। हमने सोचा था कि दिन का काम जल्दी खत्म करके शाम ढलने तक गांव पहुंच जाएंगे, लेकिन सामान ज्यादा था और रास्ते कीचड़ भरे थे। पिछले 2 दिनों की बारिश के कारण हमें देर हो गई। वो दिन भी कुछ अजीब सा था। सुबह से ही सूरज की रोशनी में कोई तेजी नहीं थी, मानो आसमान में धुंध छाई हो, जो वातावरण को एक उदास और अपशकुन सा रूप दे रही थी। जैसे जैसे दोपहर ढली, हवा में नमी बढ़ती गई और वो नमी हड्डियों तक को भेदने लगी थी। हमें उसी वक्त थोड़ा रुक जाना चाहिए था, लेकिन जवानी का जोश और व्यापार का लालच हमें खींच रहा था। हमारे बैलों के भी कदम धीमे पड़ चुके थे। वे अपनी भारी सांसों से बता रहे थे कि वे भी इस अनचाहे सफर से थक चुके हैं, लेकिन हम उन्हें बार बार हाँकते रहे। जब हम उस घने जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे, जो हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता था, तब तक रात बहुत गहरी हो चुकी थी। उस रास्ते की अपनी ही एक अलग कहानी थी।
पुराने लोग कहते थे कि वहां किसी जमाने में एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, जो अब खंडहर बन चुका था और उसकी नकारात्मक ऊर्जा आज भी उस इलाके में घूमती है। हमने इन कहानियों को हमेशा अंधविश्वास माना था, लेकिन उस रात उस जंगल की खामोशी उन कहानियों को जिंदा कर रही थी। ऊपर आसमान में चांद बिल्कुल नहीं था। पूरी अमावस्या की रात थी। अमावस्या की रात का अंधेरा भी कुछ और ही होता है। वो सिर्फ रोशनी का अभाव नहीं होता, वहां अंधेरा मानो खुद में एक जीवित इकाई होता है, जो हर तरफ से आपको जकड़ लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे काली स्याही आसमान से जमीन पर रिस गई हो और उस पर से ऐसी कड़ाके की ठंड कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई रो रहा हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा विलाप था जो दिल को सहमा रहा था। पत्तों के बीच से सरसराहट की आवाजें किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थीं। वे फुसफुसाहटें मानो हमें चेता रही थीं कि हम उस रात एक गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं। हमारी टॉर्च की रोशनी में भी रास्ता ठीक से नहीं दिख रहा था। वो रोशनी बस हमारे सामने कुछ फीट तक का दायरा दिखा पाती थी और उसके आगे का सारा संसार अंधेरे की चादर ओढ़े बैठा था। हम दोनों बैलगाड़ी को हाँकते हुए जा रहे थे, टॉर्च की रोशनी में रास्ता टटोलते हुए। रास्ता बहुत खराब था, बैलों को हाँकने में भी दिक्कत हो रही थी, उनकी टांगें कीचड़ में धंस जाती थीं। इस मुश्किल सफर में हम बार बार भगवान का नाम ले रहे थे ताकि किसी भी तरह सुबह होने से पहले अपने गांव पहुंच जाएं। पीली साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखी। वो हमारी तरफ पीठ किए हुए थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। हवा में वो एक बेजान मूर्ति की तरह स्थिर थी, मानो किसी ने उसे अचानक वहीं जमा दिया हो। उसकी उपस्थिति उस रात के सन्नाटे को एक नई असहज परिभाषा दे रही थी। हमारे बैल अचानक रुक गए और डर से फुफकारने लगे, जैसे वे भी इस जगह की अजीब ऊर्जा को महसूस कर रहे हों। हमें लगा कि ये कोई संकट में फंसी हुई औरत होगी, क्योंकि इंसानियत का फर्ज भी था। हमने सोचा हो सकता है ये कोई गांव की औरत हो जो रास्ता भटक गई हो या जिसके घर में कोई इमरजेंसी आ गई हो। बाबूजी, आप लोग मुझे पास के गांव तक छोड़ देंगे? मुझे वहां पहुंचना है। आप इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हैं? ये तो जंगली इलाका है, कोई जंगली जानवर भी आ सकता है या कोई बदमाश भी आपको लूट सकता है। मुझे साधन नहीं मिला बाबूजी। मैं शहर में किसी काम से गई थी, लेकिन बस छूट गई। मैंने सोचा पैदल ही चलूंगी क्योंकि गांव पहुंचना बहुत ज़रूरी था, लेकिन रास्ते में अंधेरा और ये भयानक ठंड, मैं तो डर गई थी। मैं घंटों से इंतज़ार कर रही थी। मेरे पैर अब जवाब दे चुके हैं और फिर किस्मत से आप लोग दिख गए। मैं आपकी आभारी रहूंगी। उसकी आंखों से पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल एक बेबस, डरी हुई इंसान का था। अब हम इतनी ठंड में इस बहन को सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते। देखो कैसे कांप रही हैं। हमें मदद करनी चाहिए, यही इंसानियत है। बिठा लो, हम गांव तक पहुंचने में इनकी मदद करेंगे। बालू की ये बात सुनकर मुझे लगा कि हमें इंसानियत का फर्ज निभाना चाहिए, चाहे कितना भी डर क्यों ना लग रहा हो। हमें उसकी हालत पर दया आ गई। हमने उसे बैलगाड़ी पर बिठाया और फिर से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो गाड़ी पर बैठी, हमें लगा जैसे ठंड अचानक से 10 गुना बढ़ गई हो। बैलगाड़ी के अंदर का माहौल एकदम से बदल गया। एक ऐसी ठंड जो शरीर के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे हमारे चारों ओर की हवा जम गई हो। उस हवा में एक अजीब सी बर्फीली गंध थी, जैसे कोई बहुत पुराना बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा हो। हमारी हड्डियां तक कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर का खून भी ठंडा पड़ गया हो। बालू जो बगल में बैठा था डरने लगा। मैंने देखा कि बैलगाड़ी की गति धीमी हो गई थी, जैसे बैल भी किसी अदृश्य बहुत भारी बोझ को महसूस कर रहे हों। जबकि हमने अपना सामान तो बहुत करीने से रखा था और वो औरत बहुत दुबली पतली थी। बैलों के गले से अजीब डरी हुई आवाजें निकल रही थीं, मानो वे किसी खतरे को महसूस कर रहे हों। मैंने उनकी पीठ थपथपाई, पर वे शांत नहीं हुए। ठंड बर्दाश्त होने लायक नहीं रही थी।
हम दोनों चुप थे। डर की वजह से हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तभी वो औरत बोली, बाबूजी, यहाँ पास में एक पुरानी हवेली है। मेरे गांव तक जाने में अभी और देर लगेगी। ठंड बहुत ज्यादा है और मैं अब और चल नहीं पाऊंगी। अगर आप दोनों को एतराज ना हो तो हम वहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं, आग ताप सकते हैं और फिर सुबह होते ही निकल चलेंगे। रात गुजारने के लिए वो जगह सुरक्षित है। उसकी आवाज अजीब सी दबी दबी थी, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो या जैसे कोई गहरी गुफा से बात कर रहा हो। हमें भी ठंड लग रही थी और आगे का रास्ता भी खतरनाक था। सुबह तक इंतजार करना एक अच्छा विचार लगा। हवेली का नाम सुनते ही मेरे मन में फिर से डर पैदा हुआ, क्योंकि मैंने उस हवेली के बारे में भी गांव में कई बातें सुनी थी। लेकिन इस ठंड में आग तापने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि हमने डर को कुछ देर के लिए दबा दिया। हम दोनों ने सहमति दी। बैलगाड़ी को एक टूटी फूटी पुरानी खंडहर जैसी हवेली के पास रोका, जो जंगल के बीचों बीच थी। हवेली देखने में ही भयानक लग रही थी। उसकी दीवारें काई से भरी हुई थीं, जो अमावस्या की रात में किसी डरावनी आंखों की तरह दिख रही थीं। दरवाजे पर बड़े बड़े जंग लगे हुए थे। अंदर चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के अंदर भयानक ठंड थी, मानो सूरज की रोशनी कभी वहां पहुंची ही ना हो। और यहाँ की ठंड बाहर की ठंड से भी कई गुना ज्यादा थी। हम दोनों ने मिलकर जल्दी से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और एक कोने में आग जलाई। तभी हमने वो देखा। हम दोनों आग ताप रहे थे और उस औरत ने हमसे थोड़ा दूर ही रहने को कहा। वो एक अंधेरे कोने में खड़ी थी, जहां आग की रोशनी ठीक से नहीं पहुंच रही थी। दरवाजे के पास वो उस अंधेरे में लगभग अदृश्य थी। मैंने उसे आग के पास आने को कहा। बहन, ठंड लग रही होगी, यहाँ आग के पास आ जाओ, गर्माहट मिलेगी। नहीं, मुझे आग से डर लगता है। उसके इतना कहते ही एक अजीब सी बात हुई। हवेली के अंदर ठंडी हवा का एक भयानक झोंका आया, जिससे हमारा दिल बैठ गया और आग की लपटें अचानक से नीली पड़ गईं। नीली ठंडी लपटें। ये नीली लपटें कोई गर्मी नहीं दे रही थीं, बल्कि कमरे को और भी ठंडा कर रही थीं। और उसी नीली रोशनी में हमने उस औरत का असली रूप देखा। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों की तरह थीं, मानो उनमें कोई आत्मा ना हो और वे आंखें हमें घूर रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब भयानक मुस्कान थी, जो उसकी मानवता को छीन रही थी। और सबसे डरावनी बात, आग की रोशनी पड़ते ही उसकी छाया, जमीन पर उसकी कोई छाया ही नहीं बन रही थी। वो एक साए की तरह लग रही थी, लेकिन साए की भी तो छाया होती है। ये तो हवा में तैर रही किसी चीज की तरह थी। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। हम दोनों समझ गए थे कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई और ही चीज है। एक ऐसी चीज जिसका इंसानों की दुनिया से कोई संबंध नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। बिना एक पल की देरी किए हम दोनों उठे। हमने बैलगाड़ी को खोला, सामान वहीं छोड़ा, अपनी जान बचाकर आंखें बंद करके वहां से भागे। हमारे पीछे एक चीखने की आवाज आई। वो हवा की आवाज नहीं, वो किसी औरत की भयानक चीख थी, जो हमारा पीछा कर रही थी। हम तब तक भागते रहे जब तक हमारे फेफड़े जलने न लगे, जब तक हम अपने गांव की पहली बस्ती की रोशनी न देख ली। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो रात हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी, अमर। दादा, आपकी बातों पर मुझे पूरा यकीन हो गया है। मुझे ननिहाल का सफ़र सुबह ही शुरू करना चाहिए। ये ठंड की रातें सचमुच अजीब और खौफनाक हैं।